दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने किया जनसेवा कैंप कार्यालय का उद्घाटन। उपराज्यपाल और मंत्रियों ने सराहा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजनिवास मार्ग स्थित अपने कैंप कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार हवन और पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने भाग लेकर आधिकारिक कार्यों की शुरुआत का शुभ संकल्प लिया। कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना भी उपस्थित रहे और उन्होंने मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दी। जनसेवा को समर्पित इस कैंप कार्यालय में एक जनसेवा केंद्र की भी शुरुआत की गई है, जहां दिल्ली की जनता अपनी समस्याओं को सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा सकेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जो उन्होंने जन सेवा सदन का आज यहां पर उद्घाटन कराया है, आज इसकी शुरुआत हुई है। ये इस बात की सोच है कि वो जनता के प्रति कितनी गंभीर हैं, जनता की तकलीफ़ों के प्रति कितनी गंभीर हैं। और आज जो शुरुआत हुई है बहुत ही सुंदर शुरुआत हुई है। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में जनता की जो तकलीफ़ें हैं, दिल्ली की जनता ने जो बहुत परेशानियां झेली हैं, उनका समाधान इसी सदन से होगा। एक बार फिर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, मुख्यमंत्री आवास को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। ये जो आपने आवास पूरा देखा है, किस तरह से लगे पिछले आवास से? क्या जनता की समस्याओं का समाधान अब यहाँ से हो पाएगा? देखिए, ये इतना सिंपल सा आवास है जिसको ऑफिस में कन्वर्ट किया गया है। एक मुख्यमंत्री से मिलने के लिए देश विदेश के कितने डेलीगेशंस आते हैं, तो उस गरिमा के मुताबिक जो है ऑफिस को हमेशा होना चाहिए। फिर भी मैं कहूँगा कि ये बहुत ही सिंपल ऑफिस है। आपने जो पहले ऑफिस शायद देखे होंगे, सचिवालय में भी देखे होंगे और शीश महल में भी देखे होंगे, उसके कंपैरिजन में तो शायद ये 2% भी नहीं है। सर, कंट्रोवर्सी चल रही है। शाहबाद डेयरी में क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ के बाद मंजीत महल के भांजे की हत्या करने वाले को दबोचा। बारी उत्तरी दिल्ली के शाहबाद डेयरी थाना अंतर्गत रोहिणी सेक्टर 34 में आज सुबह सवेरे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच नॉर्थर्न रेंज 1 की टीम को जानकारी मिली कि मंजीत महल के भांजे दीपक को गोली मारकर हत्या करने वाले 2 आरोपी रोहिणी सेक्टर 34 शाहबाद डेयरी इलाके से होकर गुजरेंगे। जानकारी मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम ने रोहिणी सेक्टर 34 में ट्रैप लगाया और आरोपियों को रोकने का इशारा किया, लेकिन आरोपी बाइक पर सवार थे और भागने की कोशिश को लेकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों के पैर में गोली मार दी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने डीसीपी हर्ष इंदौरा और एसीपी अशोक और इंस्पेक्टर पंकज के नेतृत्व में 2 लड़के गिरफ्तार किए हैं। इसमें गिरफ्तारी के दौरान एक ब्रीफ एनकाउंटर हुआ, जिसमें करीब 5 राउंड जो एसेलेंट हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, उन्होंने फायर किए पुलिस पार्टी पर। ये वारदात शाहबाद डेयरी इलाके की, अपना पुलिस स्टेशन है उसके इलाके की है। पुलिस ने अपना उसके सेफ्टी के चलते अपने को प्रोटेक्ट करते हुए रिटेलिएट किया और जो मिनिमम यूज ऑफ फोर्स है उसको उसने यूज़ किया। 2 राउंड फायर किए और 2 राउंड में एक जो लड़का है जिसका नाम सोमवीर है, शिनाख्त पर पता लगा कि इसका नाम सोमवीर है। सोमवीर के राइट पैर में इंजरी है और दूसरा उसका एसोसिएट है विजय के लेफ्ट पैर में इंजरी है। दोनों को मौका से तुरंत उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, अम्बेडकर नगर हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट किया गया और आज उन पर लीगल एक्शन अभी लिया जाएगा। जब तफ्तीश उनसे की और बात किया गया उनसे, तो पता चला कि इनमें से जो सोमवीर लड़का है, ये अभी 27 जून को जो वारदात हुआ था बवाना एरिया में, जिसमें दीपक नाम के एक शख्स का मर्डर किया गया था, सोमवीर ने उसमें गोली चलाई थी। सोमवीर ने इस बात को कन्फेस किया है और जो सोमवीर का साथी उसमें था वो अभी भागा हुआ है, वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो सोमवीर पर दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो काम कर रही थी। जो सोमवीर के साथ जो आदमी जो दूसरा आज गिरफ्तार हुआ विजय, वो चंडीगढ़ का रहने वाला है और वो वहाँ का बीसी है, बेड कैरेक्टर है उसका, पुलिस में बेड बीसी का फाइल है उसका। करीब 24 या 25 मुकदमों में वो मुकदमेवार है और डेस्परेट रोबर है और कल भी उसने पुलिस पार्टी को देखते ही फायर ओपन किया था। तो इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है और इस केस को वर्कआउट किया। सर, दूसरे को भी गोली चलाई क्यों थी सर? सर, वो सोमवीर ने गोली दीपक को मारी क्यों? सोमवीर ने जो गोली चलाई थी वो ज़रूरी है उस बात पर जाना। एक इंटर गैंग राइवलरी का ये एक केस था, जिसमें ये अभी तो इनसे बात होने पर ही पता लगेगा, लेकिन जो पुराने जो गैंग
दो गैंग अपनी आपस में चल रही है। मंजीत महल की जो गैंग है वो कपिल सांगवान इलियास नंदू की जो गैंग है, उन दोनों गैंग में आपस में वो शुरू में जो शुरुआत हुई थी 2016-17 में, जब से शुरुआत हुई है उसके बाद से कई ऐसे इंस्टेंस ऐसे आए हैं, ऐसे वारदात ऐसी सामने आई हैं जिसमें आपस में इन्होंने एक दूसरे के रिलेटिव्स को भी मारा है। इस वारदात में भी है जो डिसीज़ है, जो दीपक है, वो मंजीत महल जो गैंगस्टर है उसका भांजा बताया गया है उसका, लेकिन उसका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड जितना चेक किया गया है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका डिसीज़ का नहीं था। डिसीज़ के साथ जो वारदात भी थी बड़ी ग्रुसम थी। वो सुबह जब अपने वॉक के लिए अपने फादर और अपनी बेटी के साथ गया था, उस समय की वारदात थी। बड़े ही एक कंसिस्टेंट अपने 3-4 दिन की रेकी करके ये लोगों ने इसको दीपक को लोकेट किया था, और दीपक को लोकेट करने के बाद 3-4 दिन लगातार रेकी किया। उसके बाद इसको लास्ट डे 27 तारीख को इस पर असोल्ट किया और इसको मार दिया गया उसमें। तो ये राइवलरी, पुरानी राइवलरी का ही हिस्सा है, लेकिन इसमें ये ज़रूरी है बताना कि जो डिसीज था उस केस में उसका कोई किसी तरीके का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। सोमवीर किसी और हत्या में शामिल रहा है दीपक के अलावा? सोमवीर से अभी पूछताछ होनी है, अभी उसका रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। अभी पुराने कहाँ वारदात में वो शामिल रहा वो खुद भी बताएगा, अभी तो उपचाराधीन है। जैसे उससे बात आएगी तो ये बात भी शेयर की जाएगी। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर सरकारी शिकंजा, कार डीलर्स बोले व्यापार पर गहरा असर, ग्राहक हुए मायूस। दिल्ली सरकार द्वारा 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल से अधिक पुरानी डीजल गाड़ियों पर की जा रही सख्त कार्रवाई का असर अब धीरे धीरे बाजार में दिखाई देने लगा है। एक निर्धारित तारीख के बाद इन गाड़ियों को जब्त करने की मुहिम शुरू हो चुकी है और वाहन मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। इस अभियान का सीधा असर कार डीलिंग कारोबार पर पड़ा है, खासतौर पर उन डीलर्स पर जो सेकंड हैंड गाड़ियों का व्यापार करते हैं। इस साल में वैसे तो बंद तो हमारे को साल पहले से इसका इतला मिल चुकी थी कि गाड़ियां बंद हैं, मगर साल भर 1.5 साल से व्यापारी बहुत कंफ्यूज है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। हम लोग खुद भी इसको नहीं समझा पाए हैं कि क्या बंद हुआ क्या नहीं हुआ। ये ऑलरेडी ये तो पहले बंद हो चुकी थी ना, 10 साल डीजल की और 15 साल पेट्रोल की, ये तो पहले थी। अब उसके ऊपर पेट्रोल नहीं मिलेगा, ये अभी नया पता लगा कि पेट्रोल नहीं मिलेगा। बाकी व्यापार अभी हमारा 1.5 साल से हमारे पास व्यापार ही नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज हैं, वो लोग भी कंफ्यूज हैं, हम उनको समझा नहीं पा रहे हैं कि क्या बंद हुआ क्या नहीं बंद हुआ है। जी बताइए। 1 तारीख से पॉलिसी जो आई है उसके बाद से कई ऐसी वीडियोस आ रही है जी कि बहुत महंगी लग्जरी गाड़ी है, बहुत कम कीमतों में। बिल्कुल बिल्कुल क्या आपके बिल्कुल पास भी ऐसा कोई है? बिल्कुल ऐसे बहुत सारे कस्टमर हैं, जब हम उनको प्राइस लगाते तो उल्टा हमारे को चोर बताते हैं भाई इतने मरे हुए पैसे, मगर हमारे पास वायर ही ऐसे आएंगे तो हम लोग वैसे ही लगाएंगे ना। कोई 50 लाख की गाड़ी है जिसके 2 साल रह रहे हैं 3 साल रह रहे हैं, तो हम उसके पैसे क्या लगाएंगे। अब अदर स्टेट में जाती हैं गाड़ियां, उस गाड़ी का टैक्स तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख टैक्स बनता है, और बिना टैक्स के हम बिना ट्रांसफर के बेचेंगे तो फिर वो भी गलत हो जाएगा। क्या इस बात का वो जिक्र करते हैं कि उन्हें पेट्रोल नहीं मिलने वाला है क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल इस कारण? बिल्कुल। अच्छा, नहीं, आपकी डीलरशिप में कितना फर्क पड़ा है इसके आने के बाद? डीलर फिलहाल तो कस्टमर कंफ्यूज है। अभी फिलहाल हमारे पास कस्टमर नहीं है, वायर नहीं है बिल्कुल भी। सेलर कोई आता है, हम लोग उसको पैसे लगाते हैं कि भैया जब गाड़ियां बंद हो रही हैं तो हम लोग उसको उसके पैसे बताते हैं, तो वो हमारे से सेटिस्फाई नहीं होकर जाता, उसको लगता है कि हम लोग गलत उनसे प्राइस का कोड कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल हमारी डील कोई नहीं हो पा रही, हम लोग मंदे की दौर में चल रहे हैं, हमारा बाजार बिल्कुल डाउन है अभी फिलहाल। सर मैं गगन सूद, मेरा गगन मोटर्स का काम है और मैं पिछले 28 साल से इसी कार सेल परचेज के बिजनेस में हूँ और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहले काफ़ी गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ काफ़ी आई, काफ़ी चेंज हुई, बट ये पॉलिसी जो कार बंद डीजल 10 साल और पेट्रोल 15 साल की थी, ये ऑलरेडी 2017 में इंट्रोड्यूस हुई थी। तो 2017 से बाद लोग प्रिपेयर थे काफ़ी हद तक कि हमारी गाड़ी का कितना टाइम बचा हुआ है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर कस्टमर अवेयरनेस पहले से थी तो इतना इम्पैक्ट अभी नहीं पड़ा। हाँ, अचानक से उनको पेट्रोल और डीजल मिलना बंद हो गया, ये थोड़ा सा गंभीर विषय कि वो गाड़ी अगर दिल्ली से बाहर जानी है या उसकी एनओसी अप्लाई करनी है वो होगी या नहीं होगी, इसी वजह से असमंजस है। बाहर का कस्टमर दिल्ली में आ नहीं रहा है, क्योंकि ये गाड़ियां अगर दिल्ली में नहीं चलेंगी तो कहीं तो चलेंगी। या तो गवर्नमेंट की कोई स्क्रैप पॉलिसी ऐसी हो कि ये गाड़ी स्क्रैप होगी और उस स्क्रैप के अंदर जो सेलर है उसको एक वाजिब उसका अमाउंट मिलेगा। अब कोई लग्जरी कार है जिसकी रीसेल वैल्यू 5 लाख 7 लाख 10 लाख है,
अब वो गाड़ी अगर स्क्रैप हो जाएगी और उसको अगर तोल के हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे तो वो क्या कर पाएगा, उस गाड़ी को क्या करेगा, ना वो उसको रोड पे चला सकता है, ना वो उसको घर के अंदर खड़ा कर सकता है। तो ये कुछ पॉलिसीज जो हैं गवर्नमेंट को एक बार सोचना चाहिए बंद करने से पहले भी, कि हाँ जो लग्जरी कार्स हैं या कुछ जो ऐसी प्रोडक्ट हैं जिनकी की लाइफ थोड़ी इंक्रीज होनी चाहिए थी, उनके लिए थोड़ा सोचना चाहिए। फिलहाल एनओसी भी रोक दी गई है ना गाड़ी की, गाड़ियों की एनओसी वगैरह बंद हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।